मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत गांव की आवश्यकता होती है, क्योंकि गांव सबसे छोटी इकाई होता है और गांव के जो प्रधान होते हैं उनका एक संगठन है राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, जो हमेशा से प्रधानों की जो परेशानियां हैं उनके लिए उनकी आवाज उठाते हैं। जो बड़े हुजूर लोग हैं उन तक उनकी बात पहुंचाने का प्रयास करता है ये संगठन। संगठन के आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिलेश सिंह जी, और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के ललित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये बहुत आवश्यक भी था आपसे चर्चा करना, क्योंकि 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है प्रधानों का और अभी चुनाव होते दिख भी नहीं रहे हैं। तो क्या एडीओ या बीडीओ को प्रशासक बनाया जाना आप चुपचाप स्वीकार कर रहा है आपका संगठन, या फिर कुछ वैधानिक मांग कर रहे हैं आप सरकार से? नहीं, बहुत स्पष्टता के साथ हम लोग अपनी बात को राज्य के सामने रख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने इस विषय को 20 अप्रैल को रखा गया था। सीएम सेक्रेटरीट के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, आज ही उनके अपर मुख्य सचिव साहब से हम लोग मिले हैं, संगठन के प्रतिनिधियों ने बात की है जी, संजय प्रसाद जी से। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव और उनके निदेशक से भी आज हम लोगों की मुलाकात हुई, बात हुई, और लगभग हर स्तर पर इस बात को रखा गया है कि जब एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल के उपरांत दूसरे मुख्यमंत्री की शपथ के बीच में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, तो प्रधानों के कार्यकाल के दौरान कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यवाहक प्रधान क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बाधा है? ठीक बात है। तो ये बहुत स्वाभाविक सा निर्णय है शासन और सरकार का जी, जिसकी तरफ हम लोग लगातार अग्रसर हैं और संगठन लगातार इस पर संवाद कर रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, वास्तव में होता क्या है कि जब भी प्रशासक बैठा दिए जाते हैं एडीओ या बीडीओ के रूप में, तो अफसरशाही जो है वो हावी हो जाती है और जो विकास कार्य होते हैं वो लगभग ठप से हो जाते हैं। देखिए, तो इसका कोई रोड मैप आपने बनाया है कि मतलब क्या हमारे यहाँ सब चीजें परिभाषित हैं। पंचायत राज अधिनियम 1947 में जो धारा 12 है, 12 की धारा 3 के सब क्लॉज ए में स्पष्ट रूप कहा गया है कि प्रशासक एवं प्रशासनिक समिति जी, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का यह स्पष्ट मत है, ये कहना है कि पंचायत अपने आप में एक समिति है। 9, 11 और 13 चुने हुए सदस्यों की कार्यकारिणी होती है, समिति होती है, और प्रधान उसका अध्यक्ष होता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके पास है, चुनी हुई संस्था आपकी है, उसी का सीमा विस्तार कर देना, उसी का समय बढ़ा देना, एक तरह का जो निर्णय ये हम लोग मांग कर रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई कानूनी बाधा नहीं, हमारे अधिनियम में इसका प्राविधान है और प्रधान को प्रशासक बनाया जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं। तो इस पे कुछ चर्चा हुई और उनके द्वारा या कुछ आपको आश्वासन मिला इसका? राज्य सरकार, आज ही आप मिले हैं और राज्य सरकार का एक इसमें ये दृष्टिकोण आ रहा था कि बाकी राज्यों में इसको कैसे हैंडल करते हैं, जब समय से चुनाव नहीं हो पाते हैं तो वो किस तरह से अपना कामकाज चलाते हैं। तो संगठन ने इस पर बाकायदा अध्ययन किया, काम किया और यह प्रस्तुत किया इस बात को कि राजस्थान की सरकार ने 1.5 साल पहले निर्णय लिया था कि प्रधान प्रशासक होंगे और वहाँ लगातार प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। वहाँ सरपंच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है प्रधानों की जगह पर, और सरपंच वहाँ लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह से उत्तराखंड राज्य ने भी निर्णय लिया और उन्होंने पंचायत समिति को, प्रशासनिक समिति को कार्यभार दिया
कामकाज चलाने के लिए। जी। तो आपके आसपास के 2 राज्यों में ये व्यवस्था चल रही है। उत्तर प्रदेश में आपको जब भी अवसर मिला तब आपने प्रशासनिक लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी। वो परिस्थितियां अलग थीं और आज के हालात अलग हैं। आज पंचायतों के चुनाव थोड़े दिन के लिए टलते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये चुनाव लंबे समय तक टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पंचायत चुनाव हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद भी हो? कोई बड़ी बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद भी अगर पंचायतों के चुनाव होते हैं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नियम में है क्या कि जैसे जितनी जानकारी है हमें कि 6 महीने का ही केवल इलेक्शन कमीशन को? नहीं, हमारे अधिनियम में कहीं कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है कि कार्यकाल का विस्तार 6 महीने के लिए ही किया जा सकता है या प्रशासक 6 महीने के लिए ही। फेजेस में लंबे समय के लिए आदेश करने से लोग बचते हैं, पर कहीं कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि सिर्फ 6 महीने के लिए ही आप कार्यवाहक प्रधान बना सकते हैं या कार्यकारिणी बना सकते हैं या प्रशासक बना सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता कहीं पर नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। एक ऐसा संगठन भी चाहता है क्या ऐसा? नहीं, संगठन तो कभी नहीं चाहता है। संगठन तो ये चाहता है कि 5 साल के चुनाव हैं जी, 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल के बाद समय से चुनाव होने चाहिए। पर अभी राज्य की जो परिस्थितियां हैं उसमें पंचायतों के चुनावों को टाला जाना अपरिहार्य दिख रहा है। भारत सरकार ने जनगणना का निर्णय ले लिया है, जनगणना होने जा रही है। किसी भी देश की पॉलिसीज को बनाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जनगणना से ज़्यादा आवश्यक कुछ नहीं है जी। तो राज्य सरकार के पास सीमित मशीनरी है, वही चुनाव कराती है, वही जनगणना करती है। तो एक साथ इतने बड़े मिशन, इतने बड़े काम संभव नहीं है। तो कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है कि बीच में अभी जल्दी में चुनाव होंगे। तो इसलिए चुने हुए लोग, जिन पर जनता ने विश्वास किया, जिन पर जनता ने अपना मैंडेट दिया, ऐसे लोगों के हाथ में कामकाज रहना चाहिए। चूँकि डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संवैधानिक संस्था माना गया है। संविधान ने उन्हें संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया हुआ है। तो संवैधानिक संस्थाओं को चुने हुए लोगों को ही चलाना चाहिए, प्रशासनिक लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए। 58,000 ग्राम प्रधान हैं। अब की बार जब चुनाव होंगे, अगर 2027 में चुनाव होता है तो एक बड़ा संख्या बल आपके साथ है। तो यदि आप दोनों लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि यदि आपको कुछ सरकारों से 2-3 बातें मनवानी हो तो वो यानी सरकार से आपका वो मनवाते हैं या कुछ अल्टीमेटम देते हैं तो वो क्या देंगे, वो क्या मांगेंगे? नहीं, सरकार से मनवानी है जैसी कोई बात नहीं है। सरकार हमारी बातें सामान्य तौर पर ही मान लेती है। लेकिन ये कागजी रहे हैं सारी बातें। नहीं, मैं नहीं मानता। जमीन पर इसको उतरता नहीं, मुझे जरूर कुछ बताइएगा। गौतम जी मैं आपको बताऊं जी, आप याद करिए ग्राम उत्कर्ष समारोह का आयोजन हुआ था 2021 में पंचायतों के इलेक्शन के बाद जी, और विधानसभा के 2022 के चुनाव के पहले जी। मैं योगी आदित्यनाथ जी का एक कोटेशन में यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा था मन से। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रधानों ने कितना आश्चर्यजनक काम किया जी। कुछ गांव के उदाहरण उन्होंने दिए, कुछ महिला प्रधानों के उदाहरण दिए और उन्होंने कहा कि बहुत अद्भुत काम किया पंचायतों ने जी। इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। पंचायतों को भी उन्होंने माना कि भारत सरकार, राज्य सरकार और गाँव की सरकार मिलाकर के ट्रिपल इंजन की सरकार। जिला योजना समिति में प्रधानों को मेंबर नामित करने का हम लोगों ने अनुरोध किया।
मंच से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उसको पूरा किया, उसका आदेश जारी हो गया। नहीं, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, ये सब बातें मतलब थोड़ी सी कागजी नहीं दिखते कि इसका लाभ क्या मिला, नहीं, जो प्रत्यक्ष लाभ क्या मिला? जिला योजना समिति का काम तो कागजी ही है, उसका काम तो प्लान बनाना है जी, तो वो लाठी चलाने के लिए थोड़ी होती है, तो लाठी चलाते हुए जिला योजना समिति कैसे दिखेगी? कुछ भी बनाया जाता है तो उसका पूरा उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य तो होता है कि वो जमीन पर दिखे। देखिए, व्यवस्था जो नहीं दिखाई दे रही, व्यवस्था के साथ प्रक्रिया निहित होती है और उस निहित प्रक्रिया के जो परिणाम है वो आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, एक बार में दिखाई नहीं देते हैं। और खास करके जब राज्य कोई नया कानून बनाती है, कोई नया निर्णय लेती है, बहुत सारे उसके फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, आप देखिए, पर आपको जो दिखाई देने वाली चीजें मैं बता रहा हूं, कल्याण कोष बनाया गया जी। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों की चिंता की गई और कल्याण कोष बनाया गया जी। प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायतों के अध्यक्ष, इनके साथ सेवा काल में अगर कोई अनहोनी होती है, मृत्यु होती है, तो उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में हमारे प्रधान साथियों के परिवारों को इसका लाभ मिला है। सरकार ने ऐसे परिवारों का साथ दिया। इसी तरह से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनको 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए जो ग्राम पंचायतों के सदस्य हैं, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, किसी सरकार ने नहीं पूछा, किसी व्यवस्था ने नहीं पूछा, उनके परिजनों को भी 2 लाख रुपए की व्यवस्था हुई और बहुत सारे भुगतान हुए जी। 3200-3500 रुपए का मानदेय प्रधानों का था जी। एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के प्रधान देश में सबसे ज्यादा मानदेय पा रहे थे। हालांकि बाद में कुछ राज्यों ने नकल की और उसको और बढ़ाया, अपने मानदेय को और बढ़ाया जी। सचिवालय सिर्फ बड़े आईएएस अधिकारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए हुआ करते थे। सभी पंचायतों में सचिवालय की व्यवस्था की गई, एक बड़ी उपलब्धि सरकार ने गांवों को दी। मुझे याद है 2015 से 2021 के बीच मेरी पत्नी प्रधान थी जी। और हम लोग आम के और कटहल के पेड़ के नीचे बैठ करके मीटिंग किया करते थे। एक शानदार पंचायत भवन, देश का सबसे बड़ा पंचायत भवन हम लोगों ने बनाया। पंचायत सचिवालय बने। सचिवालय में पंचायत सहायकों की तैनाती हुई। सभी पंचायतों में, सभी पंचायत भवनों में बैठने के लिए कर्मचारी की व्यवस्था सरकार ने की। सचिवों की जो पोस्टिंग होती थी, एक ग्राम पंचायत यहाँ और दूसरी ग्राम पंचायत 30 किलोमीटर दूर, क्लस्टर बना करके सचिव की पोस्टिंग हुई। तो सचिव एक निश्चित सीमा रेखा में, निश्चित दायरे में रह करके काम करता है, लोगों को सहूलियत हुई, पंचायतों का कामकाज आसान हुआ। पंचायत के जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनको कभी मीटिंग में भत्ता नहीं मिलता था। उस भत्ते की व्यवस्था सरकार ने, हम लोगों ने मांग की और सरकार ने पूरा किया। ये बातें आप मतलब कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने ये मांगे की थी और ये सब पूरी हुई हैं, जो आप बातें बता रहे हैं अभी। 100% ग्राम उत्कर्ष समारोह में मैं आपको बताऊं, ऐसा नजारा भारत के 2.5 लाख प्रधान साथियों ने कभी शायद देखा नहीं होगा। मंच से मैं राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मैंने 15 मांगे रखी और उसी मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारी की सारी 15 मांगों को घोषणा कर दी और उनको पूरा करने का काम किया। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। और प्रशासक के मुद्दे पर भी मेरा सरकार के साथ, शासन के साथ कोई टकराव नहीं है। लगभग जो तैयारियां हैं वो संगठन ने पूरी करके दे दी हैं सरकार को जी। कोई किसी तरह का कंफ्यूजन संगठन के स्तर पर नहीं है, शासन के स्तर पर नहीं है, सरकार के स्तर पर नहीं है। अब सरकार को ये निर्णय लेना है कि जिन लोगों की तारीफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच से करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रधानों को, ऐसे प्रधानों को अभी जो प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का काम है, जो दायित्व देने का काम है, उस पर उनका क्या निर्णय रहना है, क्या निर्णय रहता है, वो कुछ दिन की ही बात है। मुझे लगता है कि अगले 8 से 10 दिन में ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी और हमें पूरा भरोसा है राज्य की सरकार पर और राज्य के नेतृत्व पर कि वो चुने हुए लोगों के साथ खड़े होंगे, चुने हुए लोगों को दायित्व देने का काम करेंगे। एक ऐसे ही मन में मेरे प्रश्न आया है।
आपसे पूछने का, और एक अपनी जिज्ञासा भी है। बहुत से ऐसे गांव, आप दोनों लोगों से ही इसका उत्तर चाहूँगा। बहुत से ऐसे गांव हैं जिसके प्रधान जो है जब वहाँ डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें ग्राम समाज की ज़मीन, बहुत सी ऐसी ज़मीनें जो नहीं मिल पाती हैं, तो और पता चलता है कि कोई चीज़ अगर वो पास करा भी ले गए, कुछ अनुमोदन हो गया है और अब वो बनना है, तो उसके लिए जब ज़मीन निकालते हैं तो कई लोगों का द्वार जा रहा है, किसी का घर जा रहा है। प्रायः जिन गाँवों ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कराए हैं वो दोबारा प्रधान नहीं बन पाया है। तो ये समस्या किसकी है? नहीं, ये धारणा गलत है। हाँ, धारणा गलत है, मैं कह रहा हूँ। जो लोग ये बात कहते हैं कि विकास के कारण लोग चुनाव हार जाते हैं, ऐसा नहीं है। लोग चुनाव अच्छी तरह से लड़ पाते हैं विकास के कारण, ये असली कारण है। आप उदाहरण देखिए, लतीफपुर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने 1510 की आबादी की ग्राम पंचायत में 22 करोड़ रुपए के काम किए। 42 से ज्यादा अवैध कब्जे हम लोगों ने हटाए और 59 में से 57 सड़कें एक बार में एक कार्यकाल में बनाई। आपने कब्जे हटाए, जिनसे कब्जा हटा होगा वो आपसे नाराज हुआ कि नहीं नाराज हुआ? मेरी हार का कारण, मुझसे नाराजगी का कारण अवैध कब्जा हटाना नहीं था, मैं यही कहना चाहता हूं। जब आप अवैध कब्जा हटाने जाते हैं तब लोग आपसे नाराज होते हैं, पर जब आप विकास का काम करने जाते हैं तब लोग आपसे नाराज नहीं होते। चुनाव जीतने हारने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। ये कहना कि विकास करने के कारण लोग चुनाव हार जाते हैं, इसको मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि आप देखिए वाक कुशल व्यक्ति हैं, तो आप मान नहीं रहे हैं और अपने अच्छे शब्दों से हमें कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन मैं मतलब इस बहुत से गांवों में गया हूं मैं, और बहुत से जैसे विधानसभा चुनाव को कवर कर रहा था तो उस दौरान भी गया, तो वहां मुझे जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि लोगों की नाराज़गी प्रायः, अच्छा ये सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है लोगों को, जो अभी भी हमारे गाँव में नहीं दिखती है। इसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, हाँ, दो बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए लोगों को। जी, बदला और बदलाव दो चीजें हैं। अगर आप गांव को बदलने गए हैं, वहां की परिस्थितियों को बदलने गए हैं, आपका विरोध कभी नहीं होगा, और अगर होगा तो क्षणिक होगा, वो अस्थायी नहीं है, उसका आपके चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चुनाव को ध्यान में रख करके, चुनाव में मिले हुए वोट को ध्यान में रख करके आप काम करते हैं, आप बदला लेने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हार तय है। आपको कोई बचाने वाला नहीं, आपको कोई जिताने वाला नहीं है। इसलिए बदला और बदलाव के मामले में आपको हमेशा बदलाव के साथ खड़ा होना चाहिए और गांव की परिस्थितियों को, वहां की सुविधाओं को बदलना चाहिए, सुविधाओं को बेहतर करना चाहिए। अध्यक्ष जी, गिने चुने 10-15 दिन और बचे हुए हैं और प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो क्या लग रहा है कि इस बीच में चुनाव में ये विलंब होगा, या अभी कुछ ऐसी जो परेशानियां, क्या दुश्वारियां हैं सरकार की जो नहीं करा पाएंगे या करा पाएंगे, उसके बारे में कुछ? क्योंकि हमारे दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी है कि पंचायत चुनाव, क्योंकि बार बार अंतिम समय तक लगातार जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो हमेशा ये बोलते रहे कि चुनाव समय से होंगे। सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी का बहुत बहुत आभार कि आपने एक वार्ता का हमको मंच दिया। धन्यवाद। और बात मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ जी, कि जो आपने कहा कि माननीय पंचायत मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव समय पे हो जाएंगे। जी, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी होती है वो चुनाव की तैयारी करे और चुनाव कराए। जी, ये काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। जी। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 जून को होगा, और उत्तर प्रदेशी पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। तो ये तो निश्चित हो चुका है चुनाव समय पे नहीं होगा। जी। अब ये तय हो चुका है कि कितना विलंब होगा, ये सरकार को तय करना है। जो भी निर्वाचित प्रधान है, जो वर्तमान समय में वर्तमान प्रधान है, हर व्यक्ति गांव में रहने वाला आदमी चुनाव चाहता है कि उसका 5 साल में जनप्रतिनिधि का चुनाव हमने 5 साल के लिए किया था, अब समय आ गया है कि चुनाव दोबारा से हो। गांव के लोग बहुत आस लगाए सरकार के साथ बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार तैयारी करे और पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए। जी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है उसमें चुनाव समय पे
होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कितना समय लगेगा? अब ये तय करना सरकार का काम है। नहीं, कुछ आपका संगठन के अध्यक्ष होने के कारण प्रधानों के हित में है देर से चुनाव, या प्रधानों के लिए ठीक नहीं है, ये तो आपको समझना है ना। देखिए, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पर जिक्र करूं जी, और बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कहीं बैकवर्ड को आरक्षण देना है तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड बैकवर्ड कमीशन बनाना पड़ेगा। हाँ। उत्तर प्रदेश में यदि बैकवर्ड कमीशन का गठन होता है, जो अभी तक नहीं हुआ है, हालांकि विभागीय अधिकारियों का एक शपथ हलफनामा हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ में जमा है कि हम लोग इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर लेंगे, तो हमें आशा है कि वो जल्दी करेंगे पूरा। अगर ग्रामीण आबादी में जी उत्तर प्रदेश में लगभग 50% से ज्यादा बैकवर्ड आबादी है, उसका यदि हम रैपिड सर्वे करने के लिए जाते हैं तो कितना समय हमको बैकवर्ड कमीशन को लगेगा, उसकी एक साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बिना चुनाव संभव नहीं है। उसके बाद पंचायतों का आरक्षण है, उसकी आपत्तियां हैं, उनका निस्तारण है, ये सब चीजों का समय, और फिर लगभग 45 दिन आयोग का समय है। तो फिर तो विधानसभा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ऐसा है, जो लोगों में सरगर्मी है, लोग प्रधान जो चिंतित हैं, वो चुनाव को लेकर चिंतित नहीं है, वो चिंतित इस बात को लेकर हैं कि 26 मई के बाद जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पंचायत नहीं होगी तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर के सहारे हम गांवों को छोड़ देंगे? क्या उत्तर प्रदेश में हजारों हजार गो संरक्षण केंद्र बने हैं, गोवंश के लिए बने हैं जी, उनके लिए क्या होगा? अभी जुलाई का समय आने वाला है तो वृक्षारोपण का बहुत बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार चला रही है, उस कार्यक्रम का क्या होगा? जी, ऐसे कई अनेक कार्यक्रम है जो बहुत अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो कैसे चलाए जाएंगे? क्योंकि प्रशासकों के बाद अपना इतना समय उनके पास नहीं है कि वो पंचायत में जाकर सीधे हस्तक्षेप कर सके। वो साधारणतः मैं देखता हूँ सुपरविजन जो अथॉरिटी में रहते हैं वो अच्छे से सुपरविजन भी नहीं कर पाते। चलाने की तो बात बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे में एक बात आप अभी चर्चा हो रही थी तो उसमें आप कह भी रहे थे कि ये प्रधान ही थे जिसके कारण ये नरेगा का इतना बड़ा एक अमाउंट कुछ आप चर्चा कर रहे थे। वो देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में मनरेगा योजना लागू है जी। अभी 1 अप्रैल से उसका नाम बदल गया है, लेकिन हम बात 31 मार्च से पहले करते हैं जी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन्हीं ग्राम पंचायतों को, यही 57,600 ग्राम पंचायतों की हम बात करें तो लगभग 4200 करोड़ रुपया सामग्री अंश का राज्य सरकार के ऊपर बकाया है जी। तो ऐसी संस्था जी को कौन छोड़ना चाहेगा कि बिना पैसा दिए भी हजारों करोड़ के काम करा सकती हो? यहाँ तो ऐसी सुनने को मिलता है जी, मीडिया के माध्यम से अनेकों खबरें सुनते हैं कि फला कंपनी को पैसा दिया, पैसा लिया, काम भी पूरा नहीं किया और कंपनी भी चली गई। यहाँ वो लोग हैं लोकतांत्रिक तरीके से अपने गांव के जीवन को सरल बनाने के लिए कि सर पे उधारी लेकर भी गांव का प्रधान काम करने के लिए तैयार रहता है जी। वो आपको किसी संस्था में, किसी अधिकारी में वो कुव्वत नहीं है कि ग्राम पंचायत में वो 50,000 रुपए भी अपनी साख पर उधार लाकर पंचायतों के काम को पूरा कर सके। इसलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हमारी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पंचायत के कार्यकाल को जब तक अगर चुनाव संभव नहीं हो पाता, इसी पंचायत को आगे काम करने का अवसर प्रदान करे। ये लगातार हम बातें सरकार के साथ कह रहे हैं। वो आप बातें सरकार से कह रहे हैं और सरकार कितना मानती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक वैसे तो ये प्रश्न जो है मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता से पूछना चाहिए था कि ये, लेकिन फिर भी मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये जो पंचायत चुनाव है ये क्या सरकार जानबूझ के टाल रही है? क्योंकि उसका एक कारण है, यदि कोई भी मतलब एक सामान्य चर्चा में कर रहा हूँ कि यदि किसी भी ब्लॉक प्रमुख को टिकट देने की बात आती है पार्टी को, तो कम से कम 5 लोग उसके प्रत्याशी होते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, 4 नाराज होंगे। एक जिला है, 10 ब्लॉक अगर मान लीजिए, सबसे न्यूनतम 10 ब्लॉकों का एक जिला होगा अप्रॉक्स, तो 10 लोगों में 40 लोग तो ये नाराज हो गए और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मजबूत लोग लड़ते हैं, मजबूत राजनीतिक लोग लड़ते हैं। उसके साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी 5 शक्तिशाली लोग प्रयास कर रहे हैं और टिकट 4 ही लोगों को मिलेगा। कहीं ये
समीकरण, ये गणित तो नहीं है पार्टी का? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये SIR का क्रम चला, इसके कारण हमारा पूरा जो चुनाव में, देखिए हमारे पास तंत्र वो निर्धारित तंत्र है, हमारे पास वही कर्मचारी हैं, उनको आप SIR में लगा दीजिए जी, अभी उनको आप हाउस गणना में लगा दीजिए जी, कल दूसरे किसी तीसरे काम में लगा दीजिए, कर्मचारी तो वही है। तो मुझे लगता है कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है जी, लोकप्रिय सरकार है, वो ऐसा क्यों चाहेगी कि पंचायतों का चुनाव समय पे ना हो? तो इसकी परिस्थितियां ये है कि हमारा जो चुनाव कराने वाली मशीनरी है वो बहुत ज्यादा व्यस्त है। अब उसी व्यस्त कार्यक्रम में से ही उनको देखना है कि किस तरह समय निकाल कर चुनाव को करा पाते हैं। अभी 1 अप्रैल से आप देख रहे हैं आदेश आ गया है कि हाउस गणना शुरू हो गई है, अभी 2 महीने चलेगी। 2 महीने जैसे ही खत्म होंगे तो मानसून आ जाएगा, तो अब हम लोगों को बाढ़ से भी जूझना है, पता चलेगा जून के महीने में को सुखाड़ से भी जूझना है। तो ये सब चीजें लगातार चलती रहती है, तो चुनाव सरकार की मंशा नहीं कराने की, ऐसा नहीं लगता। और अगर मान लीजिए आपकी मांग है, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन चाहता है कि प्रधानों को कार्यवाहक प्रधान बनाया जाए, जैसा अभी अखिलेश जी कह रहे थे, अगर नहीं बनाती है सरकार तो फिर पंचायती राज संगठन की क्या भूमिका रहेगी, क्या रहेगा आगे का? देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन हमेशा संवाद में यकीन करने वाला संगठन रहा है, लेकिन यदि किसी ने हमारे संवाद को अनसुना किया है तो हम संघर्ष के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ एक बात कहता हूं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा परिस्थितियों का निर्माण नहीं हुआ कि प्रधान संगठन को सड़क पर उतरना पड़ा हो। जो भी हमने बातें कही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है जी। ये लगातार सुधार का दौर है, हाँ। एक दिन में कुछ होगा नहीं, आप मैं इसको अब लिंक करता हूं, जोड़ना चाहता हूं जी। पहला कमेटी 1952 में बना और 1992 में अमेंडमेंट 73 आया, तो वो 40 साल का सफर था। तो ये भी 40-30 साल का सफर है। आगे पंचायतों का विकेंद्रीकरण हुआ है, पंचायतें और सुदृढ़ होंगी, ऐसी उम्मीद है। और सरकारें हमेशा पंचायतों के साथ। पहले के लोग इंतजार कर लेते थे, पहले के लोगों के पास मतलब जो इतनी फास्ट लाइफ नहीं थी। अब जो अगर इस तरह से 40 साल इंतजार करना पड़ा, जो आप लोग आज डिमांड करते हैं, 40 साल बाद अगर वो उसका क्रियान्वयन होगा, तो आपको नहीं लगता है कि विकास की प्रक्रिया सतत और धीमी होती है? त्वरित विकास नहीं होता, विनाश होता है। तो गांव में रहने वाले लोग बहुत धीमी गति से चलना चाहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, शांति से बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ मैं यही कहना चाहता हूं कि गांव के लोगों में कोई बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं है। तो किसी से आश्वासन मिला? आप लोग अभी आज अपर मुख्य सचिव जिसे मिलके आए, आप संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जी ने विस्तार पे इस पे प्रकाश डाला है जी कि 2 अप्रैल से लेके लगातार अभी तक हम 6 मई में बैठे हैं, लगातार वार्ताओं का क्रम चल रहा है। 2 तारीख को सबसे पहले प्रमुख सचिव पंचायती राज के साथ वार्ता हुई थी, उसके बाद 20 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री से संगठन की वार्ता हुई, उसके बाद हम लगातार आज जो बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है और प्रमुख सचिव पंचायती राज, निदेशक पंचायती राज के साथ वार्ता हुई है और माननीय मंत्री के साथ वार्ता प्रस्तावित है। आज ही शाम या कल सुबह तक वार्ता हो जाएगी। हम सरकार के हर कदम के साथ हैं जी, लेकिन एक अनुरोध के साथ कि लोकतांत्रिक तरीके से सब व्यवस्था को चलने दीजिए जी। एक अंतिम प्रश्न आपसे, प्रधान संगठन भी कई है, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कॉम्पिटिटिव भाव कि वो क्या बातें मनवा रहे हैं, आप क्या बातें मनवा रहे हैं? बहुत से कार्य अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि वो हमारी मांगे पूरी हुई, और दूसरे जो प्रधान संगठन है उनका भी मैं देखता हूँ, उनके सोशल मीडिया पर ढेर सारे उनके लेख होते हैं कि हमारी सरकारें ये बात मान गई, और जमीन पर मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत कुछ मतलब नहीं है जो दिख रहा है। मैं समझना चाहता हूँ क्या नहीं है जमीन पर, वो नहीं, जैसे जो प्रधान, हाँ, वैसे बहुत सी योजनाओं के बारे में मैं बहुत बार देखा कि प्रधान संगठन की मांग हुई और वो मांगे पूरी हो गई, लेकिन प्रधानों में मुझे कोई वो डिफरेंस दिखाई नहीं दिया कि उनके पास कोई अधिकार आ गया हो। डोंगल का व्यवस्था होना था कि मतलब डोंगल से जो उनकी प्रधानों की स्वायत्ता ही छीनी जा चुकी है, तो उसमें भी कुछ सुधार की बात कर रहे थे। पिछली बार भी आप लोग मिले थे, उस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी थे, उस दौरान भी आप लोग मिले थे। तो वो आप लोगों का कार्य
मैं कह रहा हूं कि अपेक्षाकृत मैं देख रहा हूं आप सबके, आप लोगों को कई बार मैंने कवर भी किया, तो उस दौरान मैंने देखा, लेकिन उसका परिणाम कुछ वहां पर क्या दिख रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। और दूसरे ग्राम प्रधान संगठन भी कह देते हैं कि मैंने ये करा दिया, जबकि वहां भी कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, उस पर कुछ मैं लोकतंत्र में जी सभी को जनता के साथ संवाद करने की स्वतंत्रता है। हाँ बिल्कुल, उनको ये कह सकते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन एक मात्र ऐसा संगठन है जो पिछले 30 साल से जी सतत काम कर रहा है जी। कोई आज का इतिहास नहीं है। हम हो सकता है 5 साल से संगठन में है, लेकिन इसका 30-40 साल का पुराना इतिहास है। 73वां संविधान संशोधन लागू कराने से लेके आज तक जी, उत्तर प्रदेश में मानदेय की शुरुआत करने से लेके आज तक जी, वित्तीय पावर पंचायतों के पास नहीं था, वहां से शुरू करने के बाद आज 5 लाख तक की वित्तीय पावर तक ये सब चीजें हो रही हैं। और क्योंकि धीरे धीरे आपने कहा कि आज के लोग बहुत तेजी में है, बहुत कुछ नया सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे कि पंचायतों को जो अधिकार मिले हैं उनको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। यहाँ समय आता है, यहाँ बात आती है कि पंचायतों में जो चुन कर आ रहे हैं उनका प्रशिक्षण किस स्तर का हो, उस स्तर का प्रशिक्षण हो कि उनका अपना डोल चलाने में उनको दिक्कत ना आती हो, उनका कर्मचारी उनका शोषण ना कर सके, उनका अधिकारी उनका उत्पीड़न ना कर सके। ये तभी होता है जब आदमी में सजगता और जागरूकता रहती है और जानकारी उसको मिलती रहती है। जानकारी के अभाव में आदमी कमजोर होता है और जानकारी यदि उस तक पहुंच जाए तो उसी से आदमी सशक्त होता है। तो आपका संगठन इन लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग या इस तरह के? देखिए, अभी तक संगठन ने इस तरह के प्रयास नहीं किए जी, लेकिन एक काम हम लोग जरूर करते हैं। जब संगठनात्मक रूप से हम संगठन का काम करते हैं जी, तो भले ही वो 1 घंटे की हमारी बैठक हो जाती है, लेकिन पूरा दिन चलती है, तो उस पर जरूर इस विषय पे चर्चा होती है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नियमावलियां हैं, क्या शासनादेश हैं, क्या हमारे फेवर में है, किस बातों को लेकर हम लोगों को तेजी से आगे बढ़ना है। ये सब बातें लगातार चर्चा होती रहती है। कोई ट्रेनिंग सेंटर जैसा संगठन का भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय मनोज कुमार जी ने इस पे एक बड़ी पहल की थी पंचायत सदन बनाने के नाम पर कि उसमें कुछ प्रधानों को चिन्हित करके संगठन भी इस भूमिका में रहे, एक अच्छा प्रशिक्षण लोगों को दे। हाँ, आप लोगों को कुछ शायद कार्यालय भी एक वो हुआ था कि जमीन भी दी जा रही थी। हाँ, वो प्रोसेस में है, सब चल रहा है, धीरे चल रहा है, क्योंकि चुनाव का समय आ गया था। अब आपकी बात मान ही लूंगा, क्योंकि आपने उस पुष्टि हो चुकी है उस बात की कि विकास की प्रक्रिया जो है वो सतत और धीमी होती है, तो मैं उसको मान ही रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आज के संवाद के लिए अनादि टीवी को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आपने एक सुंदर सा मौका दिया और हमें अपनी बात पंचायतों तक पहुंचाने का आपने अवसर प्रदान किया। इतने अच्छे और सटीक कठिन प्रश्नों के लिए मैं अनादि टीवी के संपादक का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जनता के हित को ध्यान में रख करके प्रश्न पूछे। बहुत आभार।